प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी ही कड़ी मेहनत से कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ अलग लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी फिजिक्स में, आपकी भौतिक विज्ञान में, क्लास 12 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपका जो सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट यानी पूरी की पूरी इंटर की फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है अर्धचालक युक्तियां। उसका नाम है अर्धचालक युक्तियां। आज से 3-4 साल पहले ये बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब इस समय बोर्ड ने ये बहुत छोटा चैप्टर कर दिया है, मुश्किल से 2 या 3 दिन का। इसमें गिने चुने टॉपिक हैं और सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। तो इससे आपके सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सीधी की सीधी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आपके सीधी की सीधी आपके छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर से जितने भी सभी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो बताऊंगा कौन से इंपोर्टेंट है, और दूसरे इस चैप्टर से बनने वाले सभी आपको बताऊंगा प्रश्न। बताऊंगा नहीं, मैं उन्हें कर कर भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के एक एक नंबर में बहुत सारे प्रश्न बोर्ड ने पूछे हैं। अब आप इनको कैसे करोगे? तो सबसे पहले इन्हें करने से पहले आपको कुछ मैं जानकारी दूंगा, वह जानकारी ही आपको इन प्रश्नों को करने में मदद करेगी। तो चलो चलते हैं, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। ध्यान से देखें, अगर सभी ध्यान से कॉपी पेन निकाल लें और ध्यान से आराम से बैठ के देखें। आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ही आपको मौका मिले। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो चिन्ह मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, ये चिन्ह है PN संधि डायोड का। इसमें जो खड़ा डंडा होता है, ये सीधी लाइन होती है, ये होता है N का चिन्ह और ये होता है P का चिन्ह। क्या समझे? ये त्रिभुज का त्रिभुज, ये त्रिभुजाकार जो आकृति है ये P है और ये सीधी लाइन है ये N है। ठीक है, ये समझ गए? तो यहां पर भी देखो PN, छाटो चलो PN NP। हाँ भाई, ये P हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। कितना सीख गया इसमें कौन P है कौन N है? बिल्कुल सर, सीख गए। आ जाओ। अब यहां एक बात ध्यान से रखें, जब इस चैप्टर में आपको PN संधि डायोड बताया जाता है तो इस PN संधि डायोड के 2 केस हैं। एक होता है अग्र अभिनत, एक होता है पश्च अभिनत। तो सर ये होते क्या है? आ जाओ। तो एक है आपका अग्र अभिनत, बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, पेपर में आना ही आना है, ये आप मुझसे लिखवा दो। ऐसे छोटे प्रश्न आएंगे, बहुत ही सिंपल है, आज उनका नस्ताना खतरनाक हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ये मान लो। एक है आपका अग्र अभिनत और एक है आपका पश्च अभिनत। पश्च अभिनत ये क्या चीज है? तो ध्यान से देखो। तो अग्र अभिनत किस कंडीशन को कहते हैं और इसमें होता क्या है, और पश्च अभिनत किस कंडीशन को कहते हैं और इसमें होता क्या है? तो अग्र अभिनत में क्या होता है, इसमें बोलते हैं हम PN डायोड से, संधि डायोड बोलो या कुछ बोलो, PN डायोड से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। एक बात तो आप ये ध्यान रखें, प्रवाहित होती है। यदि PN संधि डायोड आपका अग्र अभिनत में है तो उससे आपकी धारा निकल जाएगी R पर। लेकिन अब सर पहचाने कैसे कि वो अग्र अभिनत में? तो एक तरीका है और वही आपको याद रखना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। यदि आपका P, ये जो P है, ये है उच्च विभव पर, कैसे? उच्च विभव पर, और जो आपका N है, N है, कौन सा N? ये है आपका निम्न विभव पर, निम्न विभव पर। तो आप वहां समझ जाना कि वो अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत। कैसा है वहां पर? अग्र अभिनत। अच्छा सर पश्च अभिनत क्या होता है? तो पश्च अभिनत देखो, पश्च अभिनत, पश्च अभिनत। तो पश्च अभिनत बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल। अगर आपको अग्र अभिनत याद है तो पश्च अभिनत याद करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ। तो पश्च अभिनत, तो यहां पर क्या लिखा है? PN डायोड से धारा प्रवाहित होगी। अगर PN डायोड किसमें होगा? अग्र अभिनत में। लेकिन यदि PN डायोड पश्च अभिनत में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर हम आराम से, धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी। अब सर मुझे ये बता दो, मैं पहचानूंगा कैसे कि यहां पर अग्र अभिनत है पश्च अभिनत है? तो अग्र अभिनत को पहचानूंगा इससे, यदि P आपका उच्च विभव से जुड़ा हुआ है और N आपका निम्न विभव से। ये ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, P उच्च विभव से, यानी कि हम कहें तो प्लस से,
और n निम्न व्यव से यानी कि माइनस से। प्लस माइनस आपका चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप ये भी याद रखें, P जुड़ा हो उच्च व्यव से, n जुड़ा हो निम्न व्यव से। अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, जब देखना आप। तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित तो नहीं होती है। अब पश्च अभिनत होता कैसे है, तो देखो ध्यान से, जब आपका P जुड़ा हो निम्न व्यव से, निम्न व्यव से, या मैं यूं कहूं आपका माइनस P, माइनस से जुड़ा हो, माइनस के वोल्टेज से, माइनस के वोल्टेज से जुड़ा हो आपका P ध्रुव या P जो है इसमें, और उस पर हो निम्न व्यव। दूसरा है आपका n, और n जुड़ा हो उच्च व्यव से, किससे, उच्च व्यव से, या फिर हम कहें तो प्लस से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो ये अगर आपको ये पूरी बात अगर समझ में आ रही है, तो ये ना कुछ नहीं है, कुछ भी है, चारों जो आपको लग रहे हैं ये कैसे होंगे, कुछ नहीं है, एक लाइन के आंसर से कुछ नहीं है। अब ये आपसे चारों के चारों प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, एक नंबर टिक मारना है, या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वहां भी पूछे जा सकते हैं। चलो एक एक करके हम करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 5 वोल्ट इसके एक कोने पर है और 3 वोल्ट इसके दूसरे कोने पर है। अब इसे कैसे करेंगे? पहले तो मुझे ये बता दो कि 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, कौन उच्च है? तो सर 5 उच्च है, तो 5 आपका उच्च व्यव है। अगर 5 आपका उच्च व्यव P से जुड़ा होगा तो मैं कहूंगा अग्रव्यव, और अगर उच्च व्यव N से जुड़ा होगा तो मैं कहूंगा पश्चव्यव। तो देखते हैं, तो आपका जो 5 उच्च व्यव है वो जुड़ा किससे है? P से, और P से जुड़ा है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर ये अग्रव्यव। बस इतना पूछता है कि ये जो लगाया हुआ परिपथ है यह किस अभिनत में, रिवर्स वाइज में है या फॉरवर्ड वाइज में, यानी कि अग्र अभिनत है या पश्चात। आप समझे? उच्च व्यव से P और निम्न व्यव से N, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप ये समझे? हाँ, आ जाओ दूसरा करते हैं। अब कुछ नहीं हो गई बस, अब आ जाओ इस पे। पहले तो मैं दिखा देता हूं आपको, इधर है -3 वोल्ट, इधर है -5 वोल्ट, दोनों वोल्टों में से आराम से सतल्ली से ये पहचान लो कि आपका उच्च व्यव कौन सा है। एक को देख लो उच्च व्यव। तो अब आप बताओ -3 और -5, तो ये जो तरीका है ना प्लस माइनस वाला का, प्लस अगर P से जुड़ा है, माइनस अगर N से जुड़ा है, तो अग्र अभिनत होगा, तो वो यहां फेल हो जाएगा। आप ये सोचोगे तो प्लस पॉजिटिव P से जुड़ा है और नेगेटिव N से जुड़ा है, तो ये आपका अग्र अभिनत हो गया। लेकिन यहाँ नीचे वाले में फेल हो गया कि दोनों तरफ भी माइनस है, तो कैसे करोगे आप? यही तरीका है उच्च व्यव और निम्न व्यव वाला, बस ये याद रखो। तो उच्च व्यव P से जुड़ा है, तो सबसे पहले आप देखो कि 3 में और 5 में उच्च व्यव कौन सा है। तो आपको पता होगा कि माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, तो यहाँ पर -3 वोल्ट उच्च व्यव है। अब ये उच्च व्यव जुड़ा है आपका P से और आपका निम्न जुड़ा है N से, तो यहाँ पर उच्च व्यव P से, उच्च व्यव P से, तो कौन सा है? अग्र अभिनत, तो ये भी अग्र अभिनत होगा। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये होगा आपका अग्र अभिनत। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहां से अगर धारा जा रही है, धारा हमेशा किसी तार में, आराम से कोई बात नहीं, धारा हमेशा किसी तार में प्रवाहित होती है ना, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है। तो यानी कि अगर ये हाई वोल्टेज था, ये लो वोल्टेज था, तो इधर से इधर धारा जाएगी तो बिल्कुल जाएगी, ये अपने अंदर होकर धारा को निकलने देगा। अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, और यहां भी अग्र अभिनत है, तो यहां भी धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर होगी, लेकिन किधर से? -3 से -5, क्योंकि -3 हाई वोल्टेज है और -5 लो वोल्टेज है। हमेशा धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। बिल्कुल डन। आ जाओ तीसरे चलते हैं। अब ये कुछ अलग तरीके का, डरना आपको है नहीं, तो आपको नहीं डर, चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पर जो P है वो जुड़ा हुआ है -10 वोल्ट से, लेकिन N सर लिखा ही नहीं, यहाँ पर N तो लिखा ही नहीं है किसी जुड़ा है। तो देखो यहाँ पर ये किसका चिन्ह है? ये सर अर्थिंग का चिन्ह है, यानी कि N जो है आपका N अर्धचालक, जो PN संधि में जो N है वो धरती से कनेक्ट कर दिया है, पृथ्वी से। और आपको एक बात पता होगी कि ये मत कहना ये नहीं पता है मुझे, आपको ये पता है, बिल्कुल पता है कि पृथ्वी का व्यव 0 होता है, तो यहां पर पृथ्वी का व्यव हो जाएगा 0 वोल्ट। अब मुझे बता दो कि -10 में और 0 में उच्च व्यव कौन सा है? बिल्कुल सही, उच्च व्यव 0 है, -10 नहीं, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी छोटी उतना कम, और 0 तो भाई -10 के बाद उच्च हो गया, तो ये उच्च व्यव है, ये निम्न व्यव है। अब उच्च व्यव को देखो, बस उच्च व्यव N से, उच्च व्यव N से, अग्र अभिनत नहीं है, उच्च व्यव N से, हाँ
पश्च अभिनत। तो ये आपका पश्च अभिनत है, पश्च अभिनत। तो ये आपका पश्च अभिनत में जुड़ा हुआ है, ये आपका संधि डायवर्ड। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये उच्च भैरव है, ये निम्न भैरव है, और हमेशा धारा जाती है उच्च भैरव से निम्न भैरव की ओर, तो क्या इस संधि डायवर्ड में धारा जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा धारा तभी जाती है जब संधि डायवर्ड आपका अग्र अभिनत में होता है। और यहाँ पर ये पश्च अभिनत में है तो धारा नहीं जाएगी, ये मैंने लिखा रखा है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, पर ना के बराबर है, हमसे नहीं मानते। आ जाओ अगला प्रश्न। अब यहाँ पर -10 वोल्ट है, इधर ये पृथ्वी से कनेक्ट है, पृथ्वी से कनेक्ट है तो पृथ्वी का वोल्टेज 0, तो ये हो गया 0 वोल्टेज। अब -10 उच्च है, 0 उच्च है, तो 0 वोल्टेज उच्च है, और उच्च वोल्टेज किससे जुड़ा है? P से, उच्च वोल्टेज P से, अग्र अभिनत। तो ये आपका अग्र अभिनत हो जाएगा, अग्र अभिनत। तो ये आपका अग्र अभिनत हो गया, यानी इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आगे और भी क्वेश्चन कराता हूं इंटरेस्टिंग, और ये भी बताऊंगा मैं कि इस चैप्टर से कौन से टॉपिक है जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं, कन्फर्म है, इससे पूछे जाने वाले आपके टॉपिक है, मैं जो लिख दूंगा वही आएंगे आपके पेपर में, ये समझ लो। क्योंकि इसमें लिमिटेड है, छोटा चैप्टर, लिमिटेड टॉपिक है, आने यानी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। 5वां प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पे, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आ जाओ, इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, आ जाओ। तो इसमें आपका एक आर प्रतिरोध दिया हुआ है, जिसका इसमें मान पूछा है। इसमें यही पूछा गया है कि आर बताओ यहाँ पर कितना है, ठीक है। ये तो मैं पूछ रहा क्या पूछा हुआ है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जितने भी प्रश्न आज मैं लूंगा, या फिर पीछे की वीडियो में कराए मैंने, सभी प्रश्न आपके ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। पेपर में आए हुए प्रश्न में इसलिए लेता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगे पेपर वाला पूछता क्या है। आ जाओ, तो इसमें आर आपका पूछा हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, इसको आप पहचान पा रहे हो? पीएन संधि डायोड, इसमें आप मुझे बताओ कि ये जो त्रिभुजाकार आकृति है किसको व्यक्त करती है? ये पी को, और ये जो रेखीय आकृति है ये एन को। इतना आप समझे, ये एक पी है और एक एन है, ये पीएन संधि डायोड है। अब पीएन संधि डायोड का यूज या तो अग्र अभिनत में होता है या पश्च अभिनत में, ठीक है सर। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं क्या ये अपने अंदर से धारा को निकलने दे रहा है या नहीं, कैसे पता करूंगा? तो यहां पर जो एन है वो जुड़ा हुआ है आपका माइनस से। बैटरी के बारे में आप जानते होंगे कि बैटरी का चिन्ह होता है या सेल का, या बैटरी का या सेल का, सेल का जो भी आपका चिन्ह होता है उसमें एक बड़ा डंडा होता है जो प्लस को व्यक्त करता है, जो छोटा डंडा होता है वो माइनस को व्यक्त करता है। अब माइनस वाला छोटा डंडा जुड़ा है एन से, और प्लस वाला बड़ा डंडा जुड़ा है पी से। तो अगर पी प्लस से जुड़ा हो और एन माइनस जुड़ा हो तो वहां होता है अग्र अभिनत। मतलब आप पी और एन का अग्र अभिनत पहचानने का दो तरीके लगा सकते हो। एक तो आप ये देख सकते हो कि अगर पी प्लस से जुड़ा हो और एन माइनस से जुड़ा हो तो वो अग्र अभिनत होगा। दूसरा, पी उच्च व्यय पर हो और एन निम्न व्यय पर हो तब भी अग्र अभिनत होगा। जैसे यहां पर देखो, इस पर होता है माइनस का व्यय और माइनस का व्यय होता है निम्न व्यय, और निम्न व्यय जुड़ा है एन से, निम्न व्यय जुड़ा है एन से। और पी यानी कि इस जो बड़े डंडा पे है प्लस का आवेश, और प्लस का आवेश होता है उच्च आवेश, उच्च आवेश। सर कहां चले गए आप, सॉरी सॉरी, प्लस का होता है आपका उच्च व्यय, हाँ ये सही है। तो उच्च व्यय जुड़ा है आपका पी से, उच्च व्यय पी, अग्र अभिनत। तो दोनों ही तरीकों में से कुछ भी आप दिमाग में रखो और पहचानो अग्र अभिनत है आप पश्च अभिनत। तो बैटरी के हमेशा जो बड़ा डंडा होता है प्लस का, वहां से निकलती है करंट आई, तो यहां से करंट आई धारा निकल रही है, और ये इसमें दी गई है 1.5 एम्पियर। ये धारा इसमें दी गई है कि इतनी धारा यहां से निकल रही है, ठीक है भाई। अब 1.5 एम्पियर यहां से निकली इसमें हो गई, प्रतिरोध में होकर गई। अब बताओ इसके अंदर होके ये धारा जाएगी या नहीं जाएगी? तो बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये अग्र अभिनत में, और अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, और ये धारा इसके अंदर होकर यहां पर आ जाएगी। तो अब हमें इसे आर का मान पूछा है। अब जो आर प्रतिरोध है और पीएन संधि डायोड है, दोनों के दोनों आपके इसमें बोलो श्रेणी क्रम में। आप जानते हो जब एक और दो दोनों, कोई दोनों या प्रतिरोध हो या दोनों परिपथ हो, वो दोनों आपस में आसपास हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध हैं और उनमें एक ही धारा है, क्या बोला मैंने, अगर बहुत सारे प्रतिरोध हैं और उनमें एक ही धारा है तो वो सभी के सभी आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यहां पर देखो ये धारा ऊपर गई, इसमें गई 1.5 एम्पियर, आगे इसमें अंदर होकर निकल गई 1.5 एम्पियर।
तो यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5, दोनों में 1.5 1.5 एम्पीयर धारा है। तो एक बात तो ये याद रखें हमेशा कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा समान होती। ठीक है सर, ये तो समझ गया। अब हमें इस आर का मान निकालना है, तो हमें आर निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आर निकालने का फॉर्मूला है आर बराबर V अपॉन आई। तो अगर मैं दिमाग से सोचूं तो मेरे पास इसके अंदर जाने वाली धारा नहीं है क्या? तो बिल्कुल है। मेरे पास इसमें अंदर जो धारा जा रही है वो है 1.5 एम्पीयर। लेकिन यहां पर विभव नहीं है। तो मेरा काम पहला यह बनता है कि मैं इस पर विभव निकाल लूं, और वह विभव आपके सामने ही है, आपको दिख नहीं जाए। कैसे सर? 1.5 की बैटरी है, 1.5 वोल्ट का सेल है, उसमें से 0.5 वोल्ट इसने ले लिया, तो बच कितना गया? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आया आर पर। क्या समझे आप? मैं लिख देता हूं इस पर। कुल विभव, जो कुल विभव है वो है 1.5। अब ये 1.5 कुल विभव बटेगा कैसे? जो दोनों श्रेणी क्रम में लिखे उन पे। तो इसने ले लिया आपका, मैं लिखूंगा Pn संधि का विभव प्लस आर का विभव, ऐसे तो लिखूंगा मैं आर का विभव। अब कुल विभव है 1.5, Pn संधि का विभव है 0.5 और प्लस आर का विभव निकालना है। कौन नहीं कर पाएगा इसे? बच्चा नहीं हो रहा है तो तू गया बेटा। तो आर बराबर 1.5, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के 0.5 बराबर 1 वोल्ट बच जाएगा। तो यानी कि इस पर जो आपका प्रतिरोध है वो तो निकालना है, लेकिन वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट। तो यहां पर आपका इस पर 1 वोल्ट आ जाएगा। जब इस पर 1 वोल्ट प्रतिरोध विभव आ गया जिसकी मुझे जरूरत थी, तो 1 बट्टे आई का मान 1.5, दोनों का भाग दूंगा तो पॉइंट से ऊपर 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3 और प्रतिरोध आ जाएगा आपका आर बराबर कितना आएगा बोलो? तो आर बराबर इसका प्रतिरोध आएगा 0.67 ओम। ये इसका प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमने किया, आपका 5वां प्रश्न आपका किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और भी अभी अच्छे प्रश्न इंटरेस्टिंग जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सभी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो। यदि यह आपका प्रश्न जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है अगर वैसा पेपर में आ जाए तो आप कहोगे वाह क्या प्रश्न है, 3 का 1 नंबर ले लोगे आप, क्योंकि इसने पूछा हुआ है ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। इसने पूछा क्या है, मैं लिख देता हूं पहले। ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है सर, समझ गए। ये मुझे लग रहा है सर आपने गलत लिख लिया है, ऐसा इतना सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा? सिंपल ही तो नहीं है। कैसे नहीं है? ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है ये अगर ऐसा ही आता है तो पेपर में सिंपल है, आपका 1 नंबर 3 का, क्योंकि दोनों ही प्रतिरोध समांतर क्रम में है, बच्चा जानता है। और समांतर क्रम में 2 प्रतिरोधों को आप जोड़ सकते हो बड़ी ही आसानी से। लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाए तो बच्चे का दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर लगा दिया एक पीएन संधि डायोड, ये इस प्रकार ये अब है क्वेश्चन ये। अब आप करो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, और अब भी यह एक ही नंबर का है, 3 नंबर का नहीं हो गया, अब भी एक ही नंबर का है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है जो अभी मैंने पहले प्रश्न लगा था उसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन उसमें इससे कम समय लगेगा। उसमें आपका जो समय लगा है उससे कम समय लगेगा इसे करने में। कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले जो इसमें जो आपका पीएन संधि डायोड लगा है उसे ये पहचानो कि वो अग्रवनित है या पश्चवनित है, और पहचानने का तरीका ये रहा, लिख रखा मैंने, मिटाया नहीं। आ जाओ देखो, तो यहां पर ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, बार बार मैं बता रहा हूं, ये पी है और ये आपका एन है। अब पी अगर प्लस से जुड़ा है तो अग्रवनित, और अगर पी माइनस से जुड़ा है तो पश्चवनित। तो जो पहचान होगा इसमें अग्र या पश्च। तो आ जाओ, तो ये आपका छोटा डंडा बैटरी का या सेल का, ये बेटा माइनस, ये प्लस का हो गया, सही है। हाँ, अब ये माइनस का देखो ध्यान से, किस जुड़ा है? ऊपर किस जुड़ा है बताओ? पी जो है वो आपका माइनस से जुड़ा है,
तो P अगर माइनस से जुड़ा है तो ये जो Pn संधि डायोड है ये आपका पश्च अवनत है, तो ये आपका पश्च अवनत है। सर इससे क्या हो गया सर? तो यही तो इसमें मेन चीज है, इससे तो सब कुछ हो गया। पश्च अवनत है। अब पश्च अवनत का मतलब ये है कि बैटरी से धारा जाएगी, बैटरी से धारा हमेशा प्लस से निकलती है। ये धारा यहां से निकली, आई धारा, ये ऊपर गई, इधर गई, इधर गई। अब बताओ यहां धारा पहुंचने के बाद क्या ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। ऊपर जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। जितनी भी धारा है वो नीचे आ जाएगी, यहां से इस प्रकार होते हुए आई धारा और इस प्रकार होते हुए इस प्रकार बैटरी के अंदर। ये बात समझे में आ रहा हूं? ये आपको समझ में आ रहा है तो मजा ही आ जाएगा। धारा इसमें क्यों नहीं गई है? क्योंकि ये आपका पश्च अवनत में, और आपके सामने साफ साफ लिखा है पश्च अवनत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये धारा को निकलने नहीं देगा। ये धारा के लिए एक बांध का कार्य करता है, ये धारा को निकलने नहीं देगा। और जब धारा ऊपर नहीं जाएगी तो ऊपर के तार का कुछ मतलब नहीं रहता है। सिर्फ ए और बी के बीच में सिर्फ एक तार बचता है और उस तार के सिरों में कितना प्रतिरोध है? 10 ओम। आंसर कितना हो गया? हो गया आंसर इसका ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध आर तुल्य बराबर 10 ओम हो गया आंसर। अब बताओ कुछ लगा? ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, ये आपको पता होना चाहिए। ये है क्वेश्चन प्रतिरोध वाले चैप्टर का, लेकिन इसी तो फिजिक्स कहते हैं। किसी दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में लगा देना क्वेश्चन को मजेदार बना देता है। इससे पता चलेगा आपने कितनी फिजिक्स मन से पढ़ी है। ठीक है ना? तो ये आपका पश्च अवनत है, ये धारा को ऊपर यानी इस प्रतिरोध में बहने नहीं देगा, तो इसका मतलब यहां से इसका कॉन्टेक्ट खत्म, इसका कॉन्टेक्ट यहां से खत्म, तो इस तार का कोई मतलब ही नहीं है। ए और बी के बीच में तो सिर्फ ये तार बचा है, ये वाला, ये तार बच गया, सिर्फ ये। अब ए और बीच में ये तार बच गया तो इस तार में कितना प्रतिरोध है? 10 हो गया आंसर। ठीक है ना? आया ना मजा? हाँ बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक और आपके सामने 7वां प्रश्न इंपोर्टेंट। चित्र को देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर इसमें सर D1 और D2 संधि डायोड लगा ना देता, वो नहीं लगाता, तब भी मुझ पे ना होता ये, तो सर अब कैसे कर लूंगा? देखो करना तो आपको पड़ेगा, ये जो बच्चा नंबर नहीं है तो चाहे वो D1 D2 लगा के दे या ना लगा के दे, करना आपको पड़ेगा, जो नंबर नहीं आएंगे। अब ये न्यूमेरिकल के भरोसे बैठे हो कि न्यूमेरिकल आएंगे, उसके अथवा में थ्योरी होगी, उसी में कर लूंगा। और ये इस न्यूमेरिकल ना इनकी अथवा में थ्योरी नहीं आती, करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, मैं पहले कह दे रहा हूं। आ जाओ अभी इसको सरल कर देते हैं, आ जाओ देखो कैसे करेंगे। तो इसमें 2 संधि डायोड लगे हुए हैं D1 D2 डराने के लिए, पर कुछ है नहीं है, दम नहीं है सवाल में। आप देखो कैसे, ये आपकी बैटरी है, इसे तो आप पहचानते हो, ठीक है, कुछ तो पहचानते हो आप। ये आपके प्रतिरोध है, इनको भी पहचानते हो आप। इस बैटरी का ये बड़ा डंडा प्लस का कार्य करता है और ये आपका माइनस का कार्य करता है। अब मैं इन दोनों बैटरियों के, इस बैटरी के सारे ये देखूंगा कि ये दोनों के दोनों संधि डायोड अग्र अवनत हैं या पश्च अवनत है। इतना पहचान लेंगे हम, बिल्कुल पहचान लेंगे। ये जब से डाटा लिख रखा है यही के लिए, इसी के लिए। तो देखो इस बैटरी का प्लस सीधे डायरेक्ट इसके जुड़ा है एन से। पहले तो मैं लिख देता हूं, इसमें ये है एन, ये है पी, इसमें आपका ये है पी और इसमें ये है एन। तो इसमें इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करें तो बैटरी का प्लस आपका जुड़ा है एन से, तो प्लस जुड़ा है एन से, कौन सा है? पश्च अवनत। तो ये वाला संधि डायोड पश्च अवनत में, पश्च अवनत। ठीक है साहब, अब इसे पहचानो। ये बैटरी का प्लस इसके जुड़ा था एन से, लेकिन इसके जुड़ा है पी से, और जब प्लस पी से माइनस एन से, माइनस देखो माइनस एन से, तो माइनस अगर एन से जुड़ा हुआ है तो वो होगा अग्र। तो यानी ये संधि डायोड है आपका अग्र अवनत। समझिए आप? हाँ बिल्कुल समझ गए। अब इतना समझ गए हो तो ये भी समझ लो कि पश्च अवनत में धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित होगी आपकी अग्र, यानी कि बैटरी के बड़े डंडे में से धारा निकलेगी आई प्लस के में से। तो बैटरी के प्लस के सिरे से जो धारा निकलेगी वो यहां तक तो जाएगी, लेकिन यहां के बाद सर क्या नीचे जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इस तार में लगा हुआ है आपका पीएन संधि डायोड, जो कि आपका है पश्च अवनत में, और पश्च अवनत वाले में धारा प्रवाहित नहीं होती।
तो यूं मान लो कि ये तार तो यहां पर है ही नहीं है, ये था डराने के लिए। अब बताओ ये है ही नहीं है तो धारा सीधी निकल जाएगी, सीधी यहां तक जाएगी, इसके अंदर होके जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि अग्रवृत्त में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा इसके अंदर होके गई और ये यहां तक आ गई। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? मैंने इसलिए बताया कि धारा से आप पता कर सको कि 5 ओम और 3 ओम श्रेणी में है या समांतर में। तो किस में है बताओ, श्रेणी में समांतर में? तो सर श्रेणी क्रम में, अभी आपने बताया था कि अब धारा समान हो तो श्रेणी क्रम में होती है। भाई देखो यहां भी इसके अंदर की भी धारा आई है, आगे चल के धारा इधर गई इधर गई, इसके अंदर होकर भी धारा आई गई, इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई, तो धारा समान, तो ये श्रेणी क्रम में। तो ये बात मैं फिर लिख देता हूं आपके सामने, जब धारा समान होगी तब वह श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अब जब ये दोनों 3 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते आप, तो ये हो जाएगा आपका R तुल्य बराबर 5 + 3 बराबर 8। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम। ठीक है सर, आगे। लेकिन बैटरी का भैव कितना है? भैव है आपका 12 वोल्ट। तो मैं धारा का मान निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो धारा का मान आपके सामने आ जाएगा I बराबर V/R। तो V है 12 और R है 8, 8 से 12 कट जाएगा 1.5 बार, 1.5 8 12, तो 1.5 एम्पियर। तो इतनी धारा आ जाएगी जो इस बैटरी से निकल रही है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है आपका 3 एम्पियर में धारा बताओ, 3 एम्पियर में। क्या नहीं बता सकते आप? तुम 3 में भी बता सकते हो और 5 में भी बता सकते हो। कैसे? 3 में जहां कितनी रही है धारा, तो इसमें देखो 5 एम्पियर में आई धारा जा रही है, और यही आई धारा आपकी 3 में जा रही है। तो 3 एम्पियर नहीं सिर्फ 3 ओम, तो 3 ओम में भी धारा आई जा रही है, 5 ओम में भी धारा आई जा रही है। दोनों ही प्रतिरोधों में आई धारा जा रही है, और आई का मान कितना है? 1.5 एम्पियर। तो यानी कि 3 ओम में धारा हो जाएगी आपकी 1.5 एम्पियर। अगर ये पूछता कि 5 ओम में धारा कितनी है, तो 5 ओम में भी धारा होगी 1.5 एम्पियर। क्या समझे आप? बस कुछ नहीं है, डराने का मकसद है, सवालों को आपको डराने का मकसद है। और मैं क्या कह रहा हूं, आपको डरना नहीं है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रश्न को करने में ना मजा ही कुछ अलग आएगा। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्रश्न आपको डराएगा। ठीक है ना? जैसे ये, अगर इसमें ये संधि डाल नहीं होती तब भी आपका नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन आ गए तो और कठिन हो गया, और उसे सरल कौन करेगा? है ना भाई, हम किस लिए हैं, कर रहे हैं ना आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं। तो यहां पर ये संधि डाल पश्चिम में था तो नीचे धारा गई नहीं, ये अग्र में था तो धारा आगे इसमें होकर निकल गई, धारा इसमें भी आई, धारा इसमें भी आई, दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 8 हो। जब प्रतिरोध आ गया, भैव आ गया, तो अंतराल के साथ धारा निकाल लो। तो I बराबर V/R, 1.5 एम्पियर की धारा आ गई। अब 1.5 एम्पियर की धारा बैटरी से निकल गई, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो प्रश्न में कुछ भी पूछ ले कि 5 ओम में धारा बताओ 1.5 एम्पियर, 3 ओम में धारा बताओ 1.5 एम्पियर। तो क्या समझे आप? बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएं तो डरना नहीं। ये नोट्स कौन ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो लिखा है ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी बहुत मदद करेगा अग्र अवनत पहचानने में, पश्चिम अवनत पहचानने में। और दूसरा बात ये है कि जो मैंने पहले आपके 4 प्रश्न कराए थे चित्र वाले, वो आपके 1 नंबर में आते हैं। उसमें सिर्फ इतना ही पूछता है कि दिया गया परिपथ अग्र अवनत या पश्चिम अवनत। तो यदि आपका P उच्च भैव से तो अग्र अवनत और P निम्न भैव से तो पश्चिम अवनत। सिंपल। अब इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके इंपोर्टेंट हैं उन पर बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ। इस चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। वो सीधे तो नहीं बनेंगे, ऐसे ही किसी प्रतिरोध वाले चित्र में लगा दिए जाएंगे, या फिर आपके संधारित्र वाले चित्र में, या फिर एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में लगाए, या प्रतिरोध वाले परिपथ में लगाए, या धारिता वाले परिपथ में लगाए। आपको सिर्फ बात याद रखनी है कि कब अग्र अवनत है, कब पश्चिम अवनत है। अब मैं बात करता हूं इसके कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किन्हीं चिन्ह टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही है इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं है। पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। 6-7 नंबर का या 5 नंबर का ये चैप्टर आता है, और ये नंबर मान लो ये फ्री के नंबर है। आप इसे याद कर सकते हो, याद ही तो करना है, याद कर सकते हो आराम से। तो क्या टॉपिक है? पहला है बैंड के आधार पर अर्धचालक,
यानी कि आपके बैंड, चालन बैंड होता है, संयोजकता बैंड होता है, इसके आधार पर अर्धचालक, चालक और अचालक की परिभाषा। चालक की परिभाषा क्या है? बैंड के आधार पर पूछता है पेपर में कि बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा, अर्धचालक की परिभाषा, कुचालक की परिभाषा। तो ये आपकी इंपोर्टेंट है, आपने लिख रखी होगी, आपको याद होगी, ठीक है। दूसरा है पी प्रकार का अर्धचालक। तो अर्धचालक ना आपके दो प्रकार के होते हैं, पी और एन ना, पी और एन नहीं। अर्धचालक आपके दो प्रकार के हैं, एक है शुद्ध अर्धचालक, एक है अशुद्ध अर्धचालक। अब शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। अर्धचालक के दो एग्जांपल बड़े फेमस हैं, आपको याद होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जब आपसे धरती से निकाले जाते हैं और इनमें कोई मिलावट नहीं की जाती है, तब इन्हें बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। और जब कोई अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है तो उससे हम कोई विशेष मशीन युक्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी चालकता अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम उसमें अशुद्धियां मिलाते हैं, जैसे कि फास्फोरस की अशुद्धि, एल्यूमिनियम की अशुद्धि। इन अशुद्धियों को मिलाकर हम उसे अशुद्ध अर्धचालक बनाते हैं। अब अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, समझे ना। अर्धचालक दो प्रकार के, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब जो अशुद्ध अर्धचालक है वो दो प्रकार का है, पी और एन। अब पी प्रकार का जो अर्धचालक बन गया, एन प्रकार का जो अर्धचालक बन गया, इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है पी एन संधि डायोड। अब पी एन संधि डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा गया पेपर में तो ये पक्का आएगा पेपर में, ये लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी एन संधि डायोड का अग्र अवनत तथा पश्च अवनत समझाओ चित्र बनाकर, पेपर में पूछा जाएगा। क्या होता है अग्र अवनत, क्या होता है पश्च अवनत? तो वही है कि पी एन संधि डायोड में जो पी है उसे मैं जोड़ दूं बैटरी के धन ध्रुव से, और जो एन है उसे जोड़ दूं बैटरी के ऋण ध्रुव से, तो वो हो जाएगा अग्र अवनत। और इसमें ये भी पूछ सकता है वक्र बनाओ, आरेख बनाओ, कैसे धारा प्रवाहित होती है, तो ये आपने वक्र चित्र पढ़े होंगे। आपका पश्च अवनत है, पश्च अवनत बिल्कुल उल्टा है, यानी पी जो है वो आपके ऋण से जुड़ाओ और एन आपका धन से जुड़ाओ, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो उसे अग्र अवनत या पश्च अवनत कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका पी एन संधि डायोड का एक बड़ा अच्छा उपयोग है वो है दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी की बात करें तो ये होता है आपका रेक्टिफायर। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती थोड़ी ना, स्पेलिंग भाड़ में जाए, अब छोड़ो। रेक्टिफायर होता है आपका दिष्टकारी। जैसे कि ये करता क्या है, ये आपका डिस्टकारी है, ये करता है आपका एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है। इसका काम है जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में एक बात सुनी होगी कि प्रत्यावर्ती धारा को एकत्रित नहीं किया जा सकता। अब मुझे वो एकत्रित करनी है, तो मैंने एक ऐसी मशीन बनाई डिस्टकारी, जो मतलब एसी धारा को यानी प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल दे, और डिस्ट धारा को तुम इकट्ठा कर सकते हैं बैटरी में। भाई जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर आपका वो यही तो काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी उस बैटरी में जमा होते जाता है, समझे ना। हाँ, अब ये डिस्टकारी दो प्रकार के हैं आपके सिलेबस में, एक है अर्ध तरंग डिस्टकारी और एक है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। दोनों ही इंपोर्टेंट है, आपको यूं समझ लो पेपर में एक आपका आना ही आना है। क्या ही कहूं, इतनी बार पेपर में आया है कि मुंह से बस यही निकलता है, आना ही आना है। रही भगवान की कृपा, क्या पता क्या हो जाए। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी, इसका मतलब क्या है कि मान लो एसी धारा गई, ये एसी धारा गई, ये आपकी एसी धारा गई, ये यहां बनाई था मैं, यहां बनाता हूं, ये आपकी एसी धारा गई, ये। अब एसी धारा मैंने भेजी डिस्टकारी के अंदर, और उसने सिर्फ ऊपर की ये आधी तरंग है, ये वाली प्लस वाली, ये ऊपर की जो आधी तरंग है वही बदली है डीसी में, तो उसे बोलेंगे हम अर्ध तरंग डिस्टकारी। लेकिन अगर वो हुआ पूर्ण तरंग डिस्टकारी, तो इसके नीचे वाली जो चक्कर हैं उनको भी वो किसमें बदल देगा, डीसी में, तो वो होगा पूर्ण तरंग डिस्टकारी। दोनों ही इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, ले लिया, ठीक है। तो आज मैंने जो आपको कराया है वो यूं समझ लो, एक ही वीडियो में मैंने आपका सेकंड केमिस्ट्री फिजिक्स बोलो या पूरी भौतिक विज्ञान का सबसे लास्ट चैप्टर अर्धचालक वाला पूरा हो गया एक ही दिन में। इससे बनने वाले आपके टॉपिक, इससे बनने वाले न्यूमेरिकल सब सीधे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, आपके कभी एलसीआर पर्पस में घुसेड़ देगा पीएन संधि डायोड को, या फिर प्रतिरोध में लगा देगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी आपको आवश्यक लगती है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी ही मेहनत से करते रहें, ठीक है ना। घूमे नहीं, ज्यादा समय बचा नहीं है आपका, तो इसलिए मेरा यही कहना है आपसे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी मन से तैयारी करें, ठीक है।